जब तक भारत में एक सुनियोजित तरीके से आप मनुवाद के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तब तक ऐसे ही देवी शंकर की तरह लोग जलाए जाएंगे और लोग हमारे ऊपर पेशाब करेंगे, मूंछ रखने के लिए मारे जाएंगे। तो जय भीम जोहार। इस वक्त हमारे साथ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विक्रम सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद आपको। और इलाहाबाद में ही एक ऐसी घटना घटी जिसमें बड़े मार्मिक तरीके से एक बहुजन समाज से अनुसूचित जात से आने वाला व्यक्ति को जिस तरह निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि उसने सामंतवादी लोग हैं उनको उनके बोझे को ढोने के लिए मना कर दिया था। इस कारण आज के डेट में उसकी हत्या हो गई। तो जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और इस देश में राम राज्य की बात करते हैं, राम राज्य की कल्पना करने वाले लोग कहाँ गए, ये घटना घटी और जिस तरह उसकी निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी जाती है। देखिए, कल बीबीसी के पत्रकार और साथी आए थे बात करने के लिए इसी मैटर पे, और तमाम अखबारों का भी जिक्र किया गया। सभी अखबारों में अमर उजाला, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान, तमाम सभी अखबारों में देवी शंकर, जो बच्चा है, 35 वर्ष का बच्चा है, उसको जलाकर, जिंदा जलाकर मार दिया गया। इस हत्या के पीछे जो कारण लोग बता रहे हैं अखबार के हवाले से, तो अखबार तो ये कह रहा है कि प्रेम प्रसंग की वजह से हत्या की गई। तो मनुवादी मीडिया जो इसकी रियलिटी है, उस रियलिटी के अंदर न जा करके इसको एक सरलीकरण कर दे रहा है कि ये हत्या इसलिए हुई क्योंकि वो प्रेम प्रसंग था। एक ही लड़की से दोनों लोग बात कर रहे थे। सच्चाई ये है कि मैं ये कह रहा हूँ कि अगर प्रेम प्रसंग भी था, तो क्या प्रेम प्रसंग में किसी दलित व्यक्ति को या किसी व्यक्ति को जलाकर मारना उचित है? ऐसी तमाम तरह की घटनाएं घटती हैं जब प्रेम प्रसंग में अपर कास्ट के लोग इन्वॉल्व होते हैं। क्या कभी किसी अपर कास्ट को जला करके मारा गया है दलितों के हाथ के द्वारा? तो इस तरह की घटना आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो अखबार जो है, जो साहब कांशीराम कहते थे, तमाम बहुजन विचारक कहते हैं कि अखबार मनुवादी मीडिया है, सच्चाई को दिखाना नहीं चाहती। और पुलिस के रिपोर्ट में भी, एफआईआर के रिपोर्ट में भी जो इन्वेस्टिगेशन अब तक हुआ है, पुलिस भी यही बात कर रही है कि प्रेम प्रसंग की वजह से। तो एक तो जो सिस्टमैटिक फेल्यूर है कि एक तरफ ये एक मनुवादी मीडिया कह रही है कि ये प्रेम प्रसंग है, दूसरी तरफ पुलिस की व्यवस्था कर रही है कि पुलिस की व्यवस्था करी है कि प्रेम प्रसंग है। तो मैं मानता हूं कि दोनों ही, चाहे सरकार की बात हो, सरकार भी मनुवादी व्यवस्था के तहत काम कर रही है और मीडिया भी मनुवादी व्यवस्था की तरफ काम कर रही है। सच्चाई है कि इसमें कास्ट एंगल है। ये ठाकुर समुदाय का व्यक्ति ने काली शंकर को जिंदा जला इसलिए दिया क्योंकि वो दलित समाज था और उसके घर पे खेतों पे काम न करने की वजह से जलाया गया। बीबीसी को दिए गए साक्षात्कार में इनकी माँ कलावती देवी कह रही हैं कि ठाकुर ने उनसे कहा खेत में काम करने के लिए, उसने मना कर दिया, इस वजह से हमारे बच्चे को मार डाला। उनके पिता भी यही बात कर रहे हैं, तमाम लोग ये बात कह रहे हैं। तो जो ग्राउंड रियलिटी है, ग्राउंड पे ये कहा जा रहा है कि जो जो दलित बस्ती है या जो समाज के लोग हैं वो कह रहे हैं कि जातिगत भेदभाव के कारण उनको जिंदा जलाया गया, जबकि मनुवादी मीडिया कह रही है, मनुवादी व्यवस्था कर रहे हैं कि ये कास्ट एंगल नहीं है। तो ये जो एक बड़ा दुखद घटना है, इस पे दलित समाज को या बहुजन समाज को सोचने की जरूरत है। कि बीते दिनों कई ऐसी घटनाएं घटी हैं कि लगातार उत्पीड़न की घटना घटी हैं। और एक चीज और कि ये जो एनसीआरबी का डेटा है वो ये कहता है कि बीजेपी की सरकार में 2014 से लेके 2022 तक की जो डेटा अवेलेबल है, उस डेटा के अनुसार सबसे ज्यादा घटनाएं बीजेपी की सरकार में बढ़ी है। एक और जी डेटा अवेलेबल है जो कि उत्तर प्रदेश में 81% जातिगत घटनाएं दलितों पे बढ़ी हैं बीजेपी की सरकार में। ऐसा किस लिए घटा भाई कि बीजेपी की सरकार में जातिगत घटनाएं घट रही हैं? पहले भी घटी हैं, कांग्रेस की सरकार में भी घटी हैं, लेकिन ज्यादातर घटनाएं, परसेंटेज जो है वो बीजेपी की सरकार में। इसका कारण मुझे जो ये समझ में आता है वो ये
कि बीजेपी की सरकार, अभी देखिए भागवत का बयान आज के अखबार में आया है, अमर उजाला में, कि हम सब हिंदू हैं, कोई जाति नहीं है। उल्टा होना चाहिए कि हम सब जातिगत आधार में बटे हैं, हिंदू तो है ही नहीं, मतलब दलित तो हिंदू होता ही नहीं। लेकिन वोट के लेने के लिए भागवत कह रहे हैं कि हम सब हिंदू हैं। अगर हम हिंदू हैं तो जलाने की क्या जरूरत आन पड़ी है, किसी को मैं घोड़े पे यहीं चढ़ने पर की जरूरत आन पड़ी? एक क्वेश्चन लेना चाहूंगा सर। जो जी लोग ये नारे लगाते हैं कि बटोगे तो कटोगे, और जो लोग हिंदू गांव बसाने की बात कर रहे हैं, जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो जिन लोगों के साथ ये अत्याचार हो रही, आप बार बार ये प्रश्न उठाते रहते हैं कि आखिर इस देश में जो अनुसूचित जात के साथ जो घटनाएं बार बार ही इन्हीं इन्हीं बहन बेटियों के साथ इज्जत लूटी जाती है, इन्हीं के साथ अत्याचार पूरे देश भर में होता है, तो ये कब तक? क्या हिंदू राष्ट्र में जो हिंदू राष्ट्र के गांव की बात कर रहे हैं उनको ये, अगर आप मान लीजिए आप जो बातें कह रहे हैं, प्रेम प्रसंग की बातें अगर उठाई जा रही है, तो क्या इन लोगों के साथ हिंदू गांव में क्या होगा? ये लोग आज, अगर ये लोग तो जहां पर संविधान लागू है, संविधान लागू होने के बाद भी ये लोग हमारे लोगों को नहीं छोड़ रहे हैं, तो जो हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे और हिंदू गांव में, तो ये उनके साथ क्या घटनाएं होने वाली हैं? और जो लोग आज भी बहुजन समाज के, जिन लोगों को, जो अंधविश्वासी लोग हैं, जो अंधभक्त हैं, आज भी धर्म की चाशनी में डूबे हुए हैं, हिंदुत्व की चाशनी में डूबे हैं, उन तक क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे? देखिए, ये आपने बिल्कुल बात सही कही। आ, गांधी और अंबेडकर के डिबेट में 1932 के पूना पैक्ट के पहले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं गांधी जी से कि गांधी जी, वी डोंट हैव अ होमलैंड। गांधी जी, हमारा अपना कोई देश नहीं है, हमारा कोई अपना जमीन नहीं है। उसी बात को 1932 के बाद से लगातार ये सवाल, जब से मैं समझा तब से ये लगातार सवाल उठाता हूँ कि भारत दलितों का देश है ही नहीं। देयर इज नो लैंड फॉर द दलित। दलितों का कोई अपना लैंड नहीं है। लैंड से तात्पर्य यहाँ पे कि ऐसी जमीन, एक ऐसी जगह जहाँ पे किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। एक यूटोपियन आइडियाज के आधार पे कह रहा हूँ कि किसी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो चूंकि भारत के जो बहुजन समाज है वो तो यहाँ पे दोयम दर्जे की स्थिति में जी रहा है, वो नागरिक है नहीं। नागरिकता की जो परिभाषा संविधान में दी गई है, उस परिभाषा के अनुसार यहाँ के जो बहुजन समाज के लोग हैं वो इसके विचारधारा पर खरे उतरते नहीं। तो जब आपका अपना घर नहीं है, जब आपका अपने घर में आराम से सो सकते हैं, जब आपका अपना घर नहीं है, तो अत्याचार तो होगा। किसी ने कहा था कि दिल की शहादत से क्या पूछिए जब हाथों में अपना घर ले लिया, कत्ल होने से कहाँ डरे जब हम कातिलों के मोहल्ले में घर लिया। तो भारत एक कत्लगाह है, एक कातिल एरिया है, जहाँ पे दलितों के साथ, बहुजनों के साथ अत्याचार होता ही होता है। अगर ये बात ना होती तो भाई, अब देखिए कि आपने खुद बताया कि हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, हिंदू जमीन की, हिंदू एरिया की बात हो गई है। आपने देखा कि आदिवासियों के ऊपर पेशाब किया जा रहा है। अभी राजस्थान के टीकाराम, जो विपक्ष के बड़े नेता हैं, दलित हैं, मंदिर में गए तो मंदिर में जाने के बाद उनके मंदिर को गंगा जल से धोया गया। यहाँ तक कि जो चीफ मिनिस्टर हैं, जैसे जीतन राम मांझी, जब आजकल हालांकि बीजेपी की सरकार में है, जब मुख्यमंत्री थे तो उनके मंदिर में जाने से मंदिर को धोया गया। तो ये सब क्या है? सवाल इस पे आना ही चाहिए कि अगर आप गंगा जल से मंदिर को पवित्र कर रहे हैं, तो जो कुंभ में जो लोग नहाए, करोड़ों करोड़ दलित, वो गंगा जल में ही तो नहाए। अब गंगा जल को कैसे धोएंगे? तो भारत एक रैशनल देश नहीं है। और इसीलिए साहब कांसीराम कहते थे कि इस देश को बौद्धिक कंट्री बनाना है, प्रबुद्ध भारत बनाना है। और भारत में प्रबुद्धता की बात ही नहीं है, सब इरेशनल है, सब धार्मिक है। एक सर्वे के अनुसार अभी जनसत्ता में एक लेख आया कि 70% जो सिलेबस है प्राइमरी का, वो धार्मिक है। 70% सिलेबस जो पाठ्यक्रम वो धार्मिक है। अगर 70% सिलेबस पाठ्यक्रम अगर धार्मिक है तो बच्चा क्या बनेगा? आप तो एक बच्चे को, तो ये जो आजकल हो रहा है ना कि कॉम्युनल एजेंडा चल रहा है, कॉम्युनलाइजेशन की चल रहा है, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि जो मोदी सरकार है वो जानबूझ के धार्मिक एजेंडे को लागू करना चाहती है और केवल सिंबॉलिक राजनीति करती है कि भाई ठीक है, हम दलित हैं तो हम हिंदू राष्ट्र का हिस्सा हैं, हम सब हिंदू हैं। ये केवल सिंबॉलिक बातें हैं। तो इनकी बातें इरेशनल है। और चूंकि हम दोयम दर्जे के लोग हैं तो हमारी राजनीतिक पार्टी नहीं है,
ये सारी दुनिया कहती है, साहब कांसीराम कहते थे कि, बावन मेश्राम भी कहते हैं, तमाम जो बहुजन समाज के जो बाम सेफ के सारे बाम सेफ के अलग अलग धड़े हों, सब ये कहते हैं कि पॉलिटिकल सत्ता जो है वो मास्टर की है और उसी से सारे समाजों का हल निकलता है। तो अब तो आप इतने कमजोर हैं कि आपके पास एक राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है, और जब राष्ट्रीय स्तर पर आपकी राजनीतिक पार्टी नहीं है तो ये अत्याचार बढ़ेंगे। दूसरी बात, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब कांसीराम कहते हैं कि जो अपने इतिहास को नहीं जानता वो कभी शासक कौम बन नहीं सकता। तो हमारे जो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं अपने इतिहास को ही नहीं जानते, और जब इतिहास को नहीं जानेंगे तो जो शासक कौम बनने की बात साहब कांसीराम, बावन मेश्राम साहब या हमारे समाज के जो ज्योतिराव फूले साहब हैं, तमाम लोग कहते हैं, वो तो बात आ ही नहीं पा रही है। तो आप तो एक इतिहास भी नहीं जानते, दूसरा आपको अपने राजनीतिक सत्ता भी आपके पास नहीं है, और तीसरा जो आर्थिक स्थिति है, हम अर्थ में बहुत कमजोर हैं। हमारे पास कोई अरबपति खरबपति लोग नहीं है, हमारे पास कोई अपना बिजनेस नहीं है, हमारे पास कोई एक चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का तरह कोई संस्था नहीं है, फिक्की की तरह डिक्की है लेकिन काम नहीं कर रही। तो आप तो सब जगह पे कमजोर हैं। तो जब सब कमजोर हैं तो एक कहावत हिंदी में है कि गांव गरीब की लुगाई गांव की भौजाई। तो बहुजन समाज क्या है, गांव की गरीब गांव की लुगाई है ये, और इसे गांव की भौजाई हो गई। तो इसीलिए उसको मारना आसान है, पेशाब करना आसान है, रेप करना आसान है, बलात्कार करना आसान है। और आप देखिए जब आदमी इसे कॉप अप नहीं कर पाता तो पायल तड़वी जैसा हश्र होता है। पायल तड़वी आत्महत्या कर ली, लोगों ने उकसा करके आत्महत्या करा दिया। ये क्या नाम है आपका, रोहित बिमला भी आत्महत्या कर लिए, क्योंकि ये जो समाज है ना आपको टॉलरेट नहीं कर पाता। और अभी देखिए एक मौर्य है, नीतीश मौर्य, वो अशोक साहब माने राजा अशोक के जन्मदिन पे तलवार से केक काट रहे हैं। इस बात पे उस पे उन पे मुकदमा हो गया, नीतीश मौर्य मेरे ख्याल से उन पे मुकदमा हो गया। और ये जो राणा साहब जो हैं, जो करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये राम जी सुमन के घर पे तलवार से लहरा रहे हैं। और सारी दुनिया, सारे अखबारों ने रिपोर्ट किया कि करनी सेना के लोगों ने तलवार लहराते हुए घर के आसपास मौत की धमकी दे रहे हैं, खुलेआम धमकी दे रहे हैं। उन पे कोई एफआईआर नहीं हुआ। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भारत जो दलितों का या आदिवासियों का, ओबीसी का, बहुजन 85 का अपना होमलैंड नहीं है। ये जो 3% लोग, 15% लोग ये मानते हैं कि बहुजनों का अपना कुछ है ही नहीं। और जब कुछ नहीं है तो जाहिर है कि जब आप शासन सत्ता से भी बाहर हैं, सबसे बाहर है। जुडिशरी का आपने रूप देख ही लिया। इस देश के महान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये कहा कि राम के मंदिर पे मैं 1 महीने से राम जी के पास हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा था कि भाई कोई सोल्यूशन दे दे। राम जी ने सोल्यूशन दिया तो जजमेंट आ गया, जी जजमेंट के पक्ष में आ गया। तो आप जरा सोचिए कि आप हर जगह पे दोयम दर्जे में कहूँ तीसरे दर्जे चौथे दर्जे के आदमी, तभी अत्याचार हो रहा। और इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि आपको इस देश में, इस देश को अपना बनाने के लिए आपको राजनीतिक सत्ता चाहिए। आपको आपके पास फिजिकल एक्टिविटीज, फिजिकल ताकत चाहिए। हर घर में एक ताकतवर इंसान हो जो कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट, करनी सेना के जैसे लोगों का मुंह तोड़ जवाब दे सके। या जैसे अभी प्रयागराज में घटना घटी, दलित आक्रोशित होते हैं, बहुजन समाज आक्रोशित होता है, तो वो अपनाता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड को अपनाता है कि विज्ञापन दे के आएगा, डेड बॉडी को लेकर धरना प्रदर्शन करेगा, इस तरह से करेगा। और कुछ देर के लिए राजनीतिक पार्टियां जाती हैं, कांग्रेस के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, एक आश्वासन दिया जाता है कि सरकारी नौकरी दे देंगे, कुछ पैसा दे देंगे। ये दलितों के साथ, बहुजनों के साथ हमेशा से होता है। अगर बलात्कार हुआ तो कंपनसेशन देते हैं, मर्डर हुआ तो 8.5 लाख रुपया SC ST के नाम पे मिल जाता है। इससे काम नहीं चलेगा कि आपको जी हमको कंसेशन दे दीजिए, हमको ये इससे काम नहीं चलेगा। हम ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड ही अपनाइए। लेकिन आप बड़ी संख्या पे इस देश के संसद को घेरने की कोशिश कीजिए, इस देश के पार्लियामेंट को बंद करा दीजिए। आप खूनी क्रांति की बात नहीं कर रहा हूं, आप
एकता की बात कर रहा हूँ। हम सब एक होकर 85% के लोग एक होकर के 85% के तमाम मंत्री हैं, किसी मंत्री के मुंह से जवाब नहीं। अनुप्रिया पटेल कुछ नहीं बोल रही हैं, आपके असीम अरुण कुछ नहीं बोल रहे हैं। राजभर बहुत बोलते थे जब एनडीए में नहीं थे, तो उनके मुंह से भी जुबान नहीं निकल रही है। अनुप्रिया पटेल, आशीष पटेल भी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। आप जरा सोचिए, देश के राष्ट्रपति को क्या ये खबर नहीं होगी? राष्ट्रपति भी कुछ नहीं बोल रही हैं, पूर्व राष्ट्रपति वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। देश के तमाम मंत्रीगण हैं, तमाम देश के राजनीतिक हैं, एमपी एमएलए हैं, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि सारे 85% के लोग एक साथ, इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। आप पार्लियामेंट को घेराव कीजिए, आप मोदी को घेराव कीजिए, आप सड़क जाम कीजिए, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से जाम कीजिए और उनको मजबूर कीजिए। एक गोरख पांडे कहते थे कि जनता की चले पलटनिया, हिले ले झकझोर दुनिया। जनता की जब पलटनियां चलती है तो दुनिया की ताकत खत्म हो जाती है। तो 85% एक बड़ी ताकत है ना? अब वही जी कहते कि गुलामिया अब हम नाई बजो, आजादिया हमरा के भावेला, कि गुलामी हमें नहीं पसंद, आजादी हमें भाती है। तो आजादी के नाम पे आप इकट्ठा होइए। 50 हर एक घटना, अगर कोई घटना घटती है तो आपको दर्द महसूस होना चाहिए। रामजी लाल सुमन के मैटर पे करणी सेना पूरे भारत में बवाल मचाई हुई है। औरंगजेब के मैटर पे पूरे बीजेपी बवाल मचाए, एक एक घटना पे उनकी नजर है। तो हमारे पास क्राइम ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड करके हर दिन 10 घटना घट रही है दलित महिलाओं के साथ, हर दिन 10 जी घटना घट रही है। तो क्यों नहीं हम इसको एक आक्रोशित होकर के जो मैं कह रहा हूं उस तरह से करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, नफरत जरूरी है। आप अगर नफरत नहीं करेंगे सिस्टम के साथ तो आप इसके खिलाफ बोल नहीं पाएंगे। आप खिचड़ी बनने की कोशिश मत कीजिए कि इधर भी हम रहें उधर भी हम रहें। ये खिचड़ी बनने की कोशिश है कि हम बीजेपी को खुश करने के बीजेपी की तरह बात करें। जैसे 85% में जो ओबीसी समाज हो, पेंडुलम की तरह होता है, वो उसको ये महसूस ही नहीं हो रहा है कि अगर ये किसी दलित को जिंदा जलाया जा रहा है तो उसकी भी बारी है, उसको भी जिंदा जलाए, और जलाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे अभी मैंने नीतीश मौर्य का नाम लिया, उसके एफआईआर होकर जेल डाल दिया। ओबीसी टाइम्स वाले को भी जेल डालने की तैयारी है। एक देवेंद्र यादव हैं, उनको जेल में डाल दिया गया। उमर खालिद हैं, वो भी जेल में हैं। सरजुल इमाम, वो भी जेल में हैं। जो भी इस सरकार के खिलाफ बोल रहा, वो पत्रकार देखिए, छत्तीसगढ़ वाला, उसको मार दिया गया। असम में देखिए, पत्रकार को जेल में डाल दिया गया। तो ये बहुजन समाज जब तक बोलेगा नहीं, इंडिविजुअल बोलने से काम नहीं चलेगा कि आप अलग बोलिए, हम अलग बोले, हम अलग बोले। एक हो करके सड़क पे जब तक नहीं उतरेंगे, तब तक विक्रम जैसे लोगों का जो वीडियो है, जो लगातार मैं बोलता हूँ, उसका कोई कोई महत्व नहीं है। एक अम्बेडकर ने इतना उत्पात मचाया, इतना तूफान मचाया कि आज जिस बीजेपी कभी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से नफरत करती थी, हिंदू कोड बिल के मामले में उनका पुतला जलाया, इसी दिल्ली में पुतला जलाया डॉक्टर अम्बेडकर का। उनके जिंदा रहते 100 यात्रा निकाला इसी बीजेपी ने, इसी जनसंघ ने, इसी विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने। तो आज क्या अचानक पड़ गई बीजेपी अम्बेडकर को पूज रही है? इसका मतलब यह है कि ये चाल, मनुवादी चाल को हमें समझना चाहिए। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूं कि इसके खिलाफ एक आंदोलन का रूप लेना चाहिए और हर घटना पे आंदोलन का रूप लेना चाहिए। अगर बहुजन समाज 85% ओबीसी पेंडुलम की तरह न बने, जो तथाकथित दलित जातियां हैं जिसमें धोबी हैं, सोनकर हैं और पासी हैं, ये अपने आप को हिंदू व्यवस्था का अंग मानती हैं, जबकि वो हिंदू व्यवस्था के अंग नहीं है। कई पासी के साथ लगातार घटनाएं घट रही हैं। मेरे ख्याल से देवी शंकर भी पासी समाज से हैं या किस समाज से, मुझे नहीं पता। जी तो जी तो लगातार ये घटनाएं घट रही हैं, लगातार घटनाएं जी घट रही हैं। और हम ऐसे लोग हैं कि हमारे शरीर पे कोई जू नहीं रेंग रहा है, हमारे शरीर में कोई खून नहीं खौल रहा है, हमारे दिमाग मस्तिष्क में नफरत नहीं है। देवदासी सिस्टम आज भी जारी है साउथ इंडिया जी के जी राज्यों में, उसके खिलाफ कोई आंदोलन हम नहीं कर पा रहे हैं। यूनिवर्सिटीज में पूरे उत्तर प्रदेश में मेरे ख्याल से एक भी दलित वाइस चांसलर नहीं है, और है तो एक ही पूरे भारत में। 43 सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने के 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने के बाद एक वाइस चांसलर दलित का है, एक वाइस चांसलर ओबीसी का है, एक एसटी का है। तो आप जरा सोचिए, 3 ओबीसी के, जरा सोचिए कि आपके पास आंकड़े भी ये कहते हैं कि ये सिस्टम आपके अगेंस्ट है। इसीलिए मैं कह रहा हूं तो कि सर भारत एक
दलितों के लिए होमलैंड नहीं है। तो जी तो विवेक, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक भारत में एक सुनियोजित तरीके से आप मनुवाद के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तब तक ऐसे ही देवी शंकर की तरह लोग जलाए जाएंगे और लोग हमारे ऊपर पेशाब करेंगे, मूंछ रखने के लिए मारे जाएंगे, और हम लोग इस तरह से वीडियो बनाते रहेंगे, और मुझे नहीं लगता कि इसका कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। जी। तो साथियों, हमारे साथ प्रोफेसर विक्रम थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर बहुजन समाज एकजुट नहीं होगा तो ऐसे ही उनके साथ तमाम घटनाएं, और आए दिन ऐसे बहुजन समाज के तमाम लोगों के साथ तमाम घटनाएं घटती हैं, फिर भी बहुजन समाज के लोगों की आंखें नहीं फुट रही। वो सर बहुत सारे बातें हम लोगों को बताया करते हैं कि हमारे समाज के लोग टुकड़ों में बिकते हैं, तो अगर टुकड़ों में बिकने वाले लोग ऐसे ही करते रहेंगे तो आने वाले समय में बहुजन समाज का तमाम ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। साथियों, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें, और सर ने जो बातें कही है उस पर आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।